नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह ध्यान अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हम सीरीज कर रहे हैं और आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है उद्योग या इंडस्ट्रीज। ये जो एनसीईआरटी की सीरीज है, मैं आपको यूपीपीसीएस 2023 को ध्यान में रखते हुए करा रहा हूं। यूपीपीसीएस 2023 का जो प्रीलिम्स है, इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम जून के आसपास होता है। और जून से पहले पहले यानी काफ़ी समय पहले, जून से 2-3 महीने पहले मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि जो भी एनसीईआरटी की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कंप्लीट करा दी जाएं, और इनके अलावा एनसीईआरटी के अलावा जो भी यूपीपीसीएस के लिए आपको मटेरियल की ज़रूरत होगी वो भी मैं इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं उद्योगों के बारे में। तो उद्योग होते क्या हैं? देखिए, उद्योगों का जो संबंध होता है वो किससे होता है? उद्योग एक तरह की क्या है, आर्थिक गतिविधि है, जिसमें क्या किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है और सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। इन सभी को सम्मिलित रूप से हम इंडस्ट्री की कैटेगरी में डालते हैं, उद्योग की कैटेगरी में डालते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लौह और इस्पात उद्योग जो होता है, ये किससे संबंधित है? इसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। भाई, लोहा इस्पात उद्योग में जैसे खदानों से लोहा निकाला गया और लोहे से क्या बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, भारी मशीनें बनाई गई। भवन निर्माण, बिल्डिंग मटेरियल जो सरिया वगैरह होती हैं, ये भी तो लोहे से बनाई जाती हैं। तो ठीक है, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग में क्या किया जाता है, कोयले खदानों से कोयला निकाला जाता है। और ये जो उद्योग है किस कैटेगरी में आएगा? ये खनिजों के निष्कर्षण की कैटेगरी में आएगा, खनिजों के निष्कर्षण से संबंधित है। और पर्यटन उद्योग आपका जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो आपकी सेवा देने से संबंधित है, सर्विस इंडस्ट्री के अंतर्गत कंसिडर की जाती है। उद्योगों को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, अलग अलग कैटेगरी के आधार पर। जैसे उद्योगों का हम वर्गीकरण कहें तो क्लास 8 की एनसीईआरटी में वर्गीकरण 3 तरीके से बताया गया है। कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, उनके साइज के आधार पर, यानी उद्योग कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके साइज के आधार पर, और उनके अधिकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो सबसे पहले अगर देखें कच्चे माल के आधार पर, यानी कच्चा माल जो उपलब्ध होता है, कच्चे माल की जो उपलब्धता होती है उसके आधार पर उद्योगों को 4 भागों में हम बांटते हैं। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। हालांकि जितने भी प्रकार के उद्योग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के बारे में हम सेपरेटली इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं, सभी के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। तो कच्चा माल, जैसे कृषि आधारित उद्योग है तो ये कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। उदाहरण के लिए अगर समझें तो जैसे कृषि की क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। खाद्यान्न हमको प्राप्त होते हैं, दलहन हमको प्राप्त होते हैं, तिलहन हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो वाणिज्यिक फसलें हैं वो भी हमको प्राप्त होती हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं मानूं किसी ने खेत में अपने में कपास की फसल की, तो यहाँ से जो कच्चा माल है हमको क्या मिला? कपास मिला, ठीक है, रुई जिसको हम बोलते हैं, कपास मिला। अब इस कपास का यूज किस में किया जाएगा? रेशे बनाने में, फाइबर, ठीक है। और उन रेशों से क्या बनाए जाएंगे? जैसे रेशे या धागे बनाए जाएंगे, उनसे क्या बनाए जाएंगे? वस्त्र बनाए जाएंगे, कपड़े बनाए जाएंगे, चादर बनाई जाएंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें उससे बनाई जाएंगी। तो इस कृषि आधारित उद्योग यानी जो कपड़े बनाने का उद्योग है वो कौन से कैटेगरी पर आधारित है? कृषि पर आधारित है, क्योंकि उस उद्योग के जो प्रोडक्ट हैं, उस उद्योग से जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी उनके लिए जो कच्चा माल है हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है? कृषि से प्राप्त हो रहा है। जैसे मान लीजिए बिस्किट बनाने की जो इंडस्ट्री होती है, ब्रेड बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए गेहूं जो कच्चा माल है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? कृषि से प्राप्त हो रहा है। तो ये उद्योग जो हुआ ये किस पर आधारित हुआ? कृषि पर आधारित हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बांटते हैं। तो कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर 4 भागों में उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब आते हैं आकार के आधार पर, यानी साइज के आधार पर। तो आकार के आधार पर उद्योग लघु आकार के हो सकते हैं, वृहद आकार के हो सकते हैं। तो लघु आकार के उद्योग और वृहद आकार के उद्योग, इन 2 भागों में आकार के आधार पर उद्योगों को हम बांट सकते हैं। अब इसके बाद में अधिकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। ये स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार हैं। अब इनके बारे में 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें हम कृषि आधारित उद्योग की, तो कृषि आधारित उद्योग के लिए, यानी ऐसा उद्योग जिसका जो है बेस किस पर टिका हुआ है? एग्रीकल्चर फील्ड पर टिका हुआ है, कृषि पर टिका हुआ है। तो उसके लिए जो कच्चा माल है, उन उद्योगों के लिए कच्चा माल है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है? वनस्पतियों से, फसलों से, ठीक है, इसके अलावा जंतुओं से। तो कच्चा माल हमको वनस्पति, फसल या जंतु से उत्पन्न होता है या मिलता है। उदाहरण के लिए जो उद्योग होंगे कृषि पर आधारित वो कौन से होंगे? खाद्य संसाधन उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग,
सूती वस्त्र उद्योग जिसके बारे में अभी मैं आपसे बता रहा था। डेयरी उत्पाद, डेयरी उत्पाद में क्या होता है, आपका दूध हो गया, दही हो गया, मट्ठा हो गया, ठीक है, या इसके अलावा पनीर हो गया, घी हो गया, जिसका बड़े लेवल पर उत्पादन किया जा रहा है, तो ये डेयरी उत्पाद हो गए, ठीक है। चर्म उद्योग, चमड़ा उद्योग, चमड़े से बहुत सारी जो है वस्तुएं बनाई जाती हैं, बेल्ट बनाई जाती हैं, पर्स बनाई जाती हैं, जूते बनाए जाते हैं, ठीक है, बैग्स बनाए जाते हैं चमड़े के। तो ये जो है इनके लिए हमको चमड़ा जो प्राप्त हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ, चमड़ा क्या है इस चर्म उद्योग के लिए कच्चा माल है। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हुआ, जंतुओं से, ठीक है। डेयरी उत्पाद के लिए कच्चा माल हमको दूध चाहिए, वो कच्चा माल है, और दूध कहाँ से प्राप्त हुआ आपको, जंतुओं से, ठीक है। सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल आपको क्या चाहिए, कपास चाहिए, कपास कहाँ से प्राप्त हुआ आपको, कृषि से, ठीक है। तो कृषि आधारित उद्योग में कच्चा माल होता है वनस्पति या फसलों से मिलने वाले उत्पाद और जंतुओं से मिलने वाले उत्पाद, और इनके जो उद्योग होते हैं वो खाद्य संसाधन उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उत्पाद। इसके अलावा जो चर्म उद्योग होता है या चमड़े से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री होती है वो कृषि आधारित इंडस्ट्री होती है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर पशुओं की बात की जा रही है, चमड़े की बात की जा रही है, तो यहाँ कृषि आधारित कैसे हुआ। तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत पशुपालन और कृषि दोनों को ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। खनिज आधारित उद्योगों की अगर बात करें तो इसमें कच्चा माल होता है अयस्क। अयस्क क्या होता है, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अयस्क जो होता है, जैसे खदानों की खुदाई होती है, खानों की जो खुदाई होती है, तो उसमें से जो मेटल वगैरह होती हैं, हमारी धातुएं वगैरह होती हैं, मूल रूप में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं, और उन अयस्कों से ही क्या किया जाता है, उन धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, उनको कह सकते हैं शोधन के बाद में निकाला जाता है। तो खनिज आधारित उद्योग में कच्चा माल हो गया आपका अयस्क। जैसे मान लीजिए आपने लोहे का अयस्क निकाला, लौह अयस्क निकाला, उस लौह अयस्क से आपने क्या प्राप्त किया, लोहा प्राप्त किया, ये उसका एक प्रोडक्ट हो गया। और इस प्रोडक्ट का उपयोग कौन कौन सी इंडस्ट्री में किया जाएगा, भारी मशीन बनाने की जो इंडस्ट्री होगी उसमें किया जाएगा, बड़ी बड़ी मशीनें लोहे से बनाई जाती हैं। इसके अलावा भवन निर्माण सामग्री, यानी कोई भी बिल्डिंग बनाई जा रही है, कोई भी घर बनाया जा रहा है, उसके लिए हमको जो सामग्री चाहिए होती है, जैसे सरिया वगैरह, लोहा वगैरह, उसमें भी तो लगता है, गाटर वगैरह, सरिया वगैरह उसमें लगती हैं, तो ये कहाँ से बनाई जाती हैं, ये लोहे से बनाई जाती हैं। तो भवन निर्माण सामग्री से जुड़ा हुआ जो इंडस्ट्री होगी वो भी खनिज आधारित उद्योग है। इसके अलावा रेल के डब्बे जो बनाए जाते हैं वो भी खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है आपका समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग में जो कच्चा माल है वो हमको कहाँ से प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है सागरों से, महासागरों से, समुद्रों से जो है हमको कच्चा माल प्राप्त होगा। और इस पर आधारित उद्योग कौन कौन से होंगे, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, ठीक है। जैसे मछली का तेल जो होता है, मत्स्य तेल मतलब मछली का तेल, इस मछली के तेल का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, बहुत सारे कैप्सूल्स बनाने में, मेडिसिन दवाइयाँ बनाने में भी किसका यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए जो कच्चा माल है, मतलब मत्स्य तेल के लिए, या फिर मत्स्य तेल से जो मेडिसिन बनाई जा रही हैं, दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, उनके लिए कच्चा माल क्या है, उनके लिए कच्चा माल है मछली। मछली कहाँ से प्राप्त हो रही है, सागरों और महासागरों से। तो ये जो उद्योग हुआ ये किस पर आधारित हुआ, समुद्र पर आधारित हुआ, ठीक है। इसके बाद में नीचे देखेंगे वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग में कच्चा माल क्या है, वनों से जो उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, गोंद हो गया, ठीक है, ये जो है वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। उदाहरण के लिए इन वनों पर आधारित जो उद्योग होंगे वो कौन कौन से होंगे, लुगदी और कागज उद्योग, ठीक है। लुगदी और कागज बनाने की जो इंडस्ट्री होगी उनके लिए जो कच्चा माल है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, वनों से प्राप्त हो रहा है। तो ये जो इंडस्ट्री हुई इस पर आधारित हुई, वनों पर आधारित हुई। इसके अलावा बहुत सारी औषधियाँ भी हमको कहाँ से मिलती हैं, वनों से मिलती हैं, तो ये भी वन आधारित उद्योग हुआ। इसके अलावा फर्नीचर में जैसे बहुत सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं, मेज़ हो गया आपका, कुर्सी हो गया, बहुत सारे घरों में भी लकड़ी यूज़ की जाती है। तो ये सारी चीज़ें किससे आपको प्राप्त हो रही हैं, वनों से प्राप्त हो रही हैं। तो फर्नीचर उद्योग भी ये है वन आधारित उद्योग है, भवन निर्माण उद्योग भी आपका वन आधारित उद्योग है। इसके बाद में औद्योगिक प्रदेशों की बात करते हैं। औद्योगिक प्रदेश होते क्या हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग, अलग अलग इंडस्ट्री जब एक दूसरे के क्या होती हैं, निकट स्थित होती हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के जो उद्योग होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो विनिर्माण इकाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे के निकट या पास स्थित होती हैं। और जब वो एक दूसरे के पास स्थित होती हैं तो एक दूसरे के जो भी संसाधन होते हैं या एक दूसरे के जो भी सोर्सेज होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, उनको एक दूसरे के साथ में शेयर करते हुए उनसे जो भी लाभ मिलता है, उनसे जो भी उनको बेनिफिट मिलता है उसको आपस में बांटते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उद्योगों का समूह जो अपनी अपनी रिसोर्सेज का एक दूसरे के साथ में बांटते हुए उनसे लाभ ले रहे हैं, वो इकाई क्या कहलाती है, आपकी औद्योगिक प्रदेश कहलाती है।
अगर इनकी अवस्थिति की बात करें कि ज़्यादातर जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्री पत्तनों के जो निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, या कोयला क्षेत्रों के जो निकट क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। अब इनके पीछे का एक कारण समझिए कि क्यों इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है, ज़्यादातर यहाँ पर देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, पहले कई बार इन चीज़ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो हैं वो ज़्यादातर कैसे हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, और मैदानी क्षेत्रों में जब इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो वहाँ पर आवागमन के साधनों की कोई दिक्कत होगी नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होगी। तो जब अलग अलग उद्योग एक दूसरे के निकट होंगे इन क्षेत्रों में, विशेष करके मैदानी क्षेत्रों में, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई सामान एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री तक पहुंचाना है या दूसरी इंडस्ट्री से पहली वाली इंडस्ट्री की तरफ लेकर के आना है, तो ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक दूसरे के जो रिसोर्सेज हैं उनका आदान प्रदान होता रहता है। दूसरा ये है कि समुद्री पत्तनों के निकट अगर ये चीज़ें होंगी तो समुद्री पत्तन क्या होते हैं, वो भी माल जो होता है, कच्चा माल जो होता है उद्योगों के लिए, उसके आवागमन का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। तो समुद्री पत्तनों के निकट जो इंडस्ट्रीज़ होंगी तो वहाँ पर भी सामान का आदान प्रदान किया जा सकता है। और कोयला क्षेत्रों के निकट इसलिए क्योंकि कोयला जो होता है वो बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चे माल की तरह प्रयोग किया जाता है। तो विशेष रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पत्तनों के निकटवर्ती क्षेत्र और कोयला क्षेत्रों के निकट जो होते हैं वो औद्योगिक प्रदेशों की अवस्थिति पाई जाती है। विश्व के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। इन दोनों में देखिए आप, पूर्वोत्तर मतलब अमेरिका जो है, पूर्वी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, इनको सम्मिलित रूप से क्या माना जाता है, औद्योगिक प्रदेश के रूप में ट्रीट किया जाता है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पूर्वी अमेरिका के जो उद्योग हैं और उत्तरी अमेरिका के, ठीक है, पूर्वी और उत्तरी अमेरिका के जो उद्योग हैं वो आपस में अपने रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं, अपने जो संसाधन होते हैं उनको एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, यूज़ करते हैं और उनसे लाभ कमाते हैं। पश्चिमी यूरोप और मध्य यूरोप के जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, औद्योगिक प्रदेश हैं, वो भी एक दूसरे के साथ आपस में सहयोगात्मक भावना रखते हुए काम करते हैं। पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया, ठीक है, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया के जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो भी आपस में अपने अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में देखें तो मुंबई पुणे समूह, ये भारत का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है। बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर और गुड़गांव दिल्ली मेरठ, ठीक है। गुड़गांव दिल्ली मेरठ ये लगभग एक ही बेल्ट के अंतर्गत आता है और इसको सम्मिलित रूप से एक औद्योगिक प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। अब आपके लिए जो होमवर्क है वो यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें क्या है, ये जो ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, विश्व के औद्योगिक प्रदेशों को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप यहाँ से, आपके लिए कार्य ये है कि आप मैप लेंगे, गूगल का हेल्प लेंगे और ये पता लगाएंगे कि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको पता लगाना है कि ये जो ब्लैक स्पॉट हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखता हूँ, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में दिखता हूँ तो ये ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है, जैसे दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, ठीक है। इसके अलावा आपको मॉन्टेविडियो, इसके अलावा ब्यूनस आयर्स, ये ब्राज़ील में है, ठीक है। आपका जो बोगोटा हो गया, कोराकस प्रदेश हो गया, गल्फ तट हो गया, आपका एंग्लो अमेरिका विनिर्माण पट्टी हो गई, ठीक है। तो इसमें से आप छांटेंगे कि किस किस महाद्वीप में कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे अफ्रीका में आपका केप टाउन हो गया, डरबन हो गया, ठीक है, नैरोबी हो गया जो केन्या की राजधानी है, खार्तूम हो गया, ठीक है, इज़राइल, इराक, ये इधर हो गया। अब इसके बाद में जैसे यहाँ पे देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे पर्थ हो गया आपका, ब्रिस्बेन हो गया, सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, ये सारे क्या हैं, औद्योगिक प्रदेश हैं। तो महाद्वीपों के अनुसार, मतलब किस महाद्वीप में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं ये आपको बताना है कमेंट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आप इस मैप में से देखेंगे, ठीक है। चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अगर आपके पास में क्लास 8 की एनसीईआरटी की पुस्तक हो तो उसमें भी ये जो मैप है वो दिया गया है और उसी से मैंने इसको लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक। उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक, इसका मतलब क्या है कि उद्योग कहाँ अवस्थित होंगे, मतलब उद्योगों की स्थापना किस स्थान पर की जा सकती है, उसके लिए कौन कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं। कोई भी इंडस्ट्री जब स्थापित होती है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या फिर एक ही स्थान पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों तो वहाँ पर किसी उद्योग को अवस्थित किया जा सकता है। तो वो कारक कौन कौन से हैं, वो साधन कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। जैसे
कोई भी उद्योग अगर किसी जगह पर स्थापित किया जा रहा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसी चीज़ की होगी तो वो ये होगी कि उस स्थान पर कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो, कच्चा माल उपलब्ध हो। ठीक है, कच्चा माल उपलब्ध होने के बाद में वहाँ पर क्या होना चाहिए, लेबर की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उस उद्योग में काम करने वाले श्रमिक जो है वो आसानी से मिल सकें, ऐसा स्थान होना चाहिए। उद्योगों के स्थापित करने के लिए पूंजी की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब धन की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई बिना पैसे के तो उद्योग खड़ा ही नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, उस उद्योग से जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी, जिन भी चीज़ों का निर्माण किया जाएगा, जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, उसको बेचने के लिए, उसको सेल करने के लिए मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, उद्योगों के निकट जल की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपनी चीज़ों को एक दूसरे से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, अपने उत्पादों को एक स्थान से यानी बाज़ार तक पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, परिवहन की ज़रूरत होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, संचार की, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा भूमि की भी आवश्यकता होगी। भाई बिना भूमि के तो उद्योग खड़ा ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो किसकी आवश्यकता होगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। तो ये सारे कारक ऐसे हैं कि ये जब एक स्थान पर आपके उपलब्ध होंगे, ये सारी चीज़ें एक स्थान पर आपकी उपलब्ध होंगी तो उस जगह पर किसी भी उद्योग की स्थापना की जा सकती है, यानी वहाँ पर उद्योगों की अवस्थिति जो है देखी जा सकती है। औद्योगिक विपदा क्या होती है, औद्योगिक विपदा क्या होती है, विपदा का मतलब क्या है, कोई भी परेशानी, कोई भी क्राइसिस। उद्योगों में जब भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, डिफ़ॉल्ट आ जाता है, कोई तकनीकी विफलता आ जाती है, या फिर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, भाई अलग अलग जो इंडस्ट्री होती है उसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता है, या फिर प्रोडक्ट के रूप में वो सारी चीज़ें निकलती हैं। तो किसी ऐसे संकट उत्पन्न करने वाले या किसी हानिकारक पदार्थ का हम बिल्कुल बेढंग तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से क्या हो सकता है, औद्योगिक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, औद्योगिक विपदा जो है वो उत्पन्न हो सकती है। जैसे एक उदाहरण है एनसीईआरटी में जो दे रखा है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, भोपाल गैस त्रासदी से जो रिलेटेड है। ये घटना जो हुई थी भोपाल गैस त्रासदी की, ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इवेंट है, इसको आप याद रखेंगे। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो भोपाल में एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ठीक है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में क्या हुआ था, हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनेट, ये दो हानिकारक गैस थी, हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको संक्षिप्त रूप में हम कहते हैं MIC। ठीक है, तो इन गैसों का रिसाव हो गया था रात में और किसी को पता चला नहीं था। लोग जो सो रहे थे अपने बिस्तरों में, सोते सोते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 35,598 लोग काल के गाल में जो है इस त्रासदी की वजह से समा गए थे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा 23 दिसंबर 2005 को गाओकाओ चोंगजिंग, जो चीन की जो है फैक्ट्री है, यहाँ पर 23 दिसंबर 2005 को गैस कूप का विस्फोट हो गया। तो गैस के जो कुएं होते हैं ना, उनमें विस्फोट हो गया, तो लगभग 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, 243 लोगों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 64,000 लोग जो है वो स्थान छोड़ करके उनको जाना पड़ा था, विस्थापन जो है उनका हो गया था। ठीक है, तो ये औद्योगिक विपदा हो गई। उद्योगों का आकार, अब आकार के आधार पर हम उद्योगों को देखेंगे। तो आकार का तात्पर्य है, आकार का तात्पर्य यही नहीं होता कि कोई भी फैक्ट्री कितने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, कोई भी इंडस्ट्री कितने क्षेत्र में फैली हुई है, मतलब कितने लंबे स्थान पर जो है उसकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इसी से मतलब नहीं होता कि ये आकार की बात हुई। आकार का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट से भी होता है, जो पूंजी किसी उद्योग में लगाई जा रही है, जो पैसा किसी उद्योग में लगाया जा रहा है, उसी को हम पूंजी कहते हैं। तो पूंजी कितनी बड़ी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है किसी उद्योग में, ये भी उसके आकार को डिफाइन करता है। तो आकार का तात्पर्य निवेश की पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या, उसमें कितने सारे लोग काम कर रहे हैं और कितनी उसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, चीज़ों का कितनी बड़ी मात्रा में उसमें उत्पादन हो रहा है, ये डिफाइन करता है कि किसी उद्योग का आकार बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंतर्गत लघु आकार के उद्योग, जिनको हम जनरली कुटीर या घरेलू उद्योग कहते हैं। तो लघु आकार के उद्योग जो होते हैं या फिर कुटीर या लघु उद्योग होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो दस्तकार होते हैं, मतलब जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, जो हाथों से चीज़ों का निर्माण करते हैं, तो दस्तकार जो होते हैं वो हाथों के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जैसे टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना या हाथ से निर्मित और सारी वस्तुएं बनाना। तो ये क्या होते हैं, लघु आकार के उद्योग होते हैं। इसमें भारी भरकम मशीनों का
प्रयोग नहीं होता है, बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता इसमें नहीं होती है और बहुत सारे लोगों का इसमें संलग्नता इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये छोटे आकार के या लघु आकार के उद्योग होते हैं। बृहद आकार के जो उद्योग होते हैं, बड़े आकार के जो उद्योग होते हैं, इसमें क्या होता है, जब भी कोई फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है और इसमें एक बड़ी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई आपकी या भारी मशीनों का उत्पादन हो गया। ये बृहद आकार के उद्योगों के उदाहरण हैं। अब बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो सबसे पहले निजी क्षेत्र के उद्योग कौन से होते हैं, जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ठीक है, किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसमें सरकारी क्षेत्र का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट उद्योग जिसको हम कह सकते हैं। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इसमें क्या होता है, सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर इनको कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्री होती हैं, ये क्या होती हैं, इनका स्वामित्व मतलब इनका अधिकार और इनका संचालन, इनका जो कार्य करने का कह सकते हैं कार्य प्रणाली जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सेल के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों जो इंडस्ट्री हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र की इंडस्ट्री हैं। इन पर गवर्नमेंट का ही स्वामित्व है और गवर्नमेंट के द्वारा ही इनका क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। संयुक्त क्षेत्र क्या होता है, जिसमें सरकार और व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, मतलब गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है और इसके अलावा व्यक्ति या किसी व्यक्तियों का समूह भी मिलकर के एक दूसरे के साथ में इन उद्योगों को रन करते हैं, इन उद्योगों का संचालन करते हैं। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, ये जो उद्योग है इसमें सरकार का भी जो है इन्वॉल्व है और इसके अलावा व्यक्तियों का भी, जो प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति हैं उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, तो आप यहाँ से आसानी से पता लगा सकते हैं कि ऐसा उद्योग जिसमें सरकार और कोई कह सकते हैं प्राइवेट व्यक्ति दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो वो उद्योग जो होता है वो संयुक्त क्षेत्र का उद्योग होता है। अब इसके बाद में सहकारी क्षेत्र का उद्योग। सहकारी क्षेत्र के उद्योग में क्या होता है कि इनका स्वामित्व व संचालन किसके द्वारा किया जाता है, जो कच्चे माल के उत्पादक होते हैं। ठीक है, या कच्चे माल की पूर्ति करने वाले लोग होते हैं। कच्चे माल की पूर्ति करने वाले, कच्चे माल के उत्पादक, तो वो उत्पादक हो सकते हैं, कामगार हो सकते हैं, काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। दोनों के द्वारा जो है इन क्षेत्रों का संचालन किया जाता है, इन उद्योगों का संचालन किया जाता है, वो सहकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का मतलब है अमूल। अमूल के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये दूध बनाने की जो कंपनी है, दूध भी जो है प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से आता है, दही, घी वगैरह बहुत सारी चीज़ें ये बनाती है। ठीक है, इसके अलावा सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम, ये जो है इसमें जो है सहकारी क्षेत्र का मतलब, जैसे इसकी परिभाषा में भी हम देख रहे थे, कच्चे माल के उत्पादक। कच्चे माल के उत्पादक कौन होंगे, किसान होंगे। ठीक है, ऐसे लोग होंगे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से रिलेटेड होंगे, जो कि दूध या भैंसों का पालन करते होंगे, पशुपालन करते होंगे, तो वो कच्चा माल दे रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो कच्चे माल की पूर्ति कर रहे हैं और कच्चे माल के उत्पादक भी हैं। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा जो है इसका स्वामित्व संचालन किया जाता है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में जैसे डबल हो गया है, इसके बारे में अभी हम बात कर चुके थे। उद्योगों की अवस्थिति के लिए क्या क्या चाहिए, संचार की व्यवस्था होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की, भूमि की, श्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, पूंजी यानी पैसा होना चाहिए, बाजार होना चाहिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जल की व्यवस्था होनी चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट तभी बनाया जाएगा तब कच्चा माल उपलब्ध होगा। इसके अलावा कच्चे माल से जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक या मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जुगाड़ होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए। ठीक है, डबल हो गया है इसको। अच्छा, औद्योगिक तंत्र कैसे निर्मित होता है। पूरे औद्योगिक तंत्र में तीन जो होते हैं, कह सकते हैं पिलर होते हैं। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट। कोई भी इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसे बनेगा, सबसे पहले तो इंडस्ट्री कहाँ से बनेगी, जब निवेश होगा उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट के बाद में क्या होगा, प्रक्रम। प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाया आपने, मशीनें खड़ा की, कच्चा माल लेकर के आए आप, तो इन सभी चीज़ों से अब प्रोसेस होगा। कोई भी प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, प्रक्रम कहेंगे। मतलब काम करना आपने स्टार्ट कर दिया, और जब आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो कुछ ना कुछ बनेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट निर्माण होगा, तो वो क्या है, आपका निर्गत है। निर्गत का मतलब इंग्लिश में आकर सोचें तो आउटपुट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये तीनों जो हैं पिलर हैं किसी भी औद्योगिक तंत्र के। इसके बाद में आगे चलते हैं, प्रमुख उद्योगों का वितरण।
विश्व में अलग अलग प्रकार के जो उद्योग हैं उनका वितरण किन किन स्थानों पर है ये भी आपको जानना चाहिए। जैसे विशेष रूप से लौह इस्पात उद्योग की अगर आप बात करें तो लौह इस्पात उद्योग जो है वो जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रूस इन देशों में विशेष रूप से अवस्थित होते हैं। वस्त्र उद्योग की बात करें तो भारत जो है वस्त्र उद्योग में काफ़ी आगे है। हांगकांग हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया, ये देश जो हैं ये वस्त्र उद्योग से संबंधित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, आईटी क्षेत्र जो होता है ये आपका सिलिकॉन वैली जो कि आपका मिड कैलिफोर्निया में है, मध्यवर्ती कैलिफोर्निया में है, सिलिकॉन घाटी, ये सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अलावा अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पे है? बेंगलोर में है। बेंगलोर में आईटी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा इंडस्ट्री है इंडिया की, ठीक है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए जो इंडस्ट्री हैं उन पर काम किया जाता है। आगे देखते हैं लौह इस्पात उद्योग। अब जो उद्योग हमने देखे थे लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग, इन दोनों के बारे में सेपरेटली यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लौह इस्पात उद्योग यानी इसके जो भी प्रोडक्ट होते हैं अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मतलब खदानों से हमने अयस्क के रूप में जो लोहा है वो प्राप्त हुआ, अयस्क से हमने अपनी कह सकते हैं वास्तविक रूप में लोहे की प्राप्ति की, और लोहा जो है अन्य इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चे माल के रूप में यूज़ किया गया। निवेश क्या होता है इसमें? निवेश यानी इन्वेस्टमेंट क्या किया जाता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट आपका श्रम में भी किया जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों का श्रम लगता है, मेहनत लगती है, फिर पूंजी लगती है, पूंजी यानी पैसा लगता है, स्थान होना चाहिए कोई भी उद्योग इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए, और इसके अलावा अन्य जो अवसंरचनाएं हैं वो भी इसमें लगती हैं। कच्चा माल लोहा इस्पात उद्योग के लिए क्या चाहिए? लौह अयस्क सबसे पहले चाहिए। इसके अलावा कोयला की भी आवश्यकता होगी, चूना पत्थर की भी आवश्यकता होगी। लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल क्या क्या होता है? लोह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर। अब कच्चा माल हमको प्राप्त हुआ यानी लौह अयस्क हमको प्राप्त हुआ, लौह अयस्क के बाद में क्या किया जाएगा? उसका प्रगलन किया जाएगा, मतलब गलाया जाएगा उस अयस्क को। प्रगलन किसको कहते हैं? प्रगलन कहते हैं धातु जो होती है उसको उसके अयस्कों द्वारा, यानी अयस्क ही तो हमको प्राप्त हुआ था खानों से, तो अयस्क को गला करके या उसके गलनांक बिंदु जो होता है उसका, उससे अधिक उसको टेम्परेचर देके उसको अधिक तपा करके जो मेन धातु है अयस्क, जैसे लौह अयस्क है तो लौह अयस्क को उसके गलनांक बिंदु से, मतलब वो गल जाना चाहिए, उस पॉइंट तक उसको गर्म किया जाएगा, और उस पॉइंट तक गर्म करने के बाद में उससे जो मेन धातु है वो निकाली जाएगी, तो वो परगलन है, ठीक है, प्रगलन जिसको कहते हैं। प्रगलन के बाद में उसका शुद्धिकरण किया जाता है या इसको हम कहते हैं परिशोधन। परिशोधन से हमको क्या प्राप्त होता है? इस्पात प्राप्त होता है। परिशोधन से हमको क्या प्राप्त होता है? इस्पात प्राप्त होता है। तो प्रोसेस आपको याद रखा, खदानों से कच्चा माल यानी लौह अयस्क निकाला, लौह अयस्क को क्या किया? उसके गलनांक बिंदु से अधिक टेम्परेचर देके उसका प्रगलन किया गया, प्रगलन के बाद में परिशोधन या शुद्धिकरण की प्रक्रिया की गई, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हुआ वो है इस्पात, ठीक है। अब क्या किया जाता है? जैसे इस्पात है तो इस्पात में बहुत कम मात्रा में एल्यूमिनियम हो गया या निकिल हो गया या कॉपर हो गया, ये धातुएं मिला दी जाती हैं, या तो इस्पात के साथ एल्यूमिनियम या फिर इस्पात के साथ निकिल या इस्पात के साथ आपका कॉपर, बहुत कम मात्रा में दूसरी धातु मिलाई जाती है। तो इस्पात के साथ में जब ये प्रकार की जो धातुएं हैं ये मिलाई जाती हैं तो उससे क्या बनती है? मिश्र धातु। क्या बनती है उससे? मिश्र धातु, जिसको हम कहते हैं अलॉय। क्या बोलते हैं इसको? मिश्र धातु को अलॉय कहते हैं, इसको मिश्र धातु बनती है। मिश्र धातु जो होती है ये क्या होता है? यानी जो भी चीज़ें मिलाई जाती हैं इस्पात में, ऐसे एल्यूमिनियम हो गया, निकेल हो गया, कॉपर, ये मिलाई जा रही हैं, तो इनका उद्देश्य क्या है? किस पर्पस से ये मिलाई जा रही हैं? ये इस्पात को क्या बनाती हैं? कठोर बनाती हैं, ये इस्पात को मजबूत बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा उसमें जंग ना लगे ऐसी उसमें प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्रदान करती हैं, ठीक है। और इस इस्पात का उपयोग कहाँ किया जाता है? पोत बनाने में। पोत मतलब जो जहाज होते हैं पानी के वो बनाने में, रेलगाड़ी, ठीक है, बनाने में, ट्रक बनाने में, सेफ्टी पिन जो होती हैं वो बनाने में, सुई बनाने में, तेल कूप वेधन मशीनें, तेल के कुएं को खोदने वाली जो मशीनें होती हैं उनके निर्माण में, पाइपलाइन के निर्माण में, कृषि से जुड़े हुए जो भी यंत्र होते हैं, मशीनें होती हैं, उनके निर्माण में इस इस्पात का यूज किया जाता है। 1800 ईस्वी के पहले इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थित थे? अगर इनकी अवस्थिति देखें तो जहाँ कच्चा माल उपलब्ध था, विद्युत की प्रतिपूर्ति आसानी से हो रही थी, बहता हुआ जल आसानी से उपलब्ध था, वहाँ पर इनकी अवस्थिति 1800 के आसपास, ठीक है। फिर 1950 के बाद में ये जो उद्योग थे धीरे धीरे कहाँ पर केंद्रित होने शुरू हुए? जहाँ पर जो समुद्र पत्तन थे, यानी बंदरगाही क्षेत्र जो होते हैं, समुद्र पत्तन जो होते हैं, उनके पास की जो सपाट भूमि
इसके जो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये 1950 के बाद में केंद्रित होना शुरू हुए, क्योंकि पहले जो उद्योगों में काम होता था, यानी जहाँ कच्चा माल उपलब्ध है, विद्युत आपूर्ति भी आसानी से हो रही है, बहता हुआ जल उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर जो प्रोडक्शन किया जाता था वो बहुत कम लेवल पर किया जाता है, मतलब छोटे लेवल पर जो है काम चलता था। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, वैश्वीकरण की प्रक्रिया हुई, तो 1950 के बाद में इन उद्योगों का जो संकेंद्रण था वो समुद्री पत्तनों के निकट इसलिए हुआ क्योंकि अब हमको प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत थी, ज़्यादा चीज़ें बनाने की ज़रूरत थी। निर्माण कार्य का जो क्षेत्र था वो बहुत विशाल हो गया था, और हमारे पास जो लौह अयस्क मतलब उपस्थित था, ये जो हम कच्चा माल उपलब्ध वहाँ से अपने लोकल क्षेत्र से कर पा रहे थे, वो कह सकते हैं सफिशिएंट नहीं रह गया। अब हमको और ज़्यादा कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो इन जगहों पर इन उद्योगों के स्थापित होने के पीछे की रीज़न ये भी था क्योंकि हमको जो कच्चा माल था ना, लौह अयस्क जो था, वो हमको विदेशों से आयात करना पड़ रहा था, विदेशों से मंगाना पड़ रहा था। तो 1950 के बाद में इसी वजह से समुद्री पत्तन के निकट में इन उद्योगों का केंद्रित होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि समुद्री पत्तन में समुद्र मार्ग के द्वारा पोतों के माध्यम से क्या किया जा सकता था, कच्चे माल को विदेशों से आयात किया जा सकता था। महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जो कि भारत में है उनको देख लेते हैं। जैसे भिलाई हो गया, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर और राउरकेला ये आपका उड़ीसा में है। बर्नपुर है आपका पश्चिम बंगाल में। जमशेदपुर, बोकारो ये आपके झारखंड में है। भद्रावती, विजयनगर ये आपके कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। सलेम जो है ये तमिलनाडु में है। इनके नाम आपको जो है याद रखने हैं, ठीक है। अब विशेष रूप से जमशेदपुर की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले ये एकमात्र इस्पात कारखाना था जो भारत में अवस्थित था, ठीक है। और आगे चल करके टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को जो है यहाँ पर जो है स्थापित हुआ 1907 में। झारखंड में जो स्वर्णरेखा नदी है और इसके अलावा जो खरकई नदी है, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के पास, मतलब जहाँ पर स्वर्णरेखा और खरकई नदियाँ आपस में मिलती थीं, वहाँ पर सांकची नामक स्थान पर इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका नाम आगे बदल करके, जैसे जमशेदपुर आज की डेट में नाम है ना, इसका पहले नाम क्या था, सांकची। तो सांकची में इसकी शुरुआत हुई थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की। आगे चल करके इसका नाम जो है जमशेदपुर रख दिया गया। यहाँ पर यानी जमशेदपुर में या सांकची में इस उद्योग के स्थापित होने के पीछे का जो रीजन था वो क्या था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अनुकूल दशाएं थीं। जैसे ये जो क्षेत्र था ये बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से बिल्कुल निकट था, यानी लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान स्थित था। इसके अलावा यहाँ पर जो कच्चा माल था, जैसे कोयला वगैरह जो था वो झरिया से यहाँ पर मंगा लिया जाता था। इसके अलावा जो और भी कच्चे माल आवश्यक पड़ते थे, जैसे लौह अयस्क हो गया, आपका चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, मैंगनीज हो गया, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आसानी से यहाँ पे मंगाए जाते थे। और जल की जो आवश्यकता थी जलापूर्ति के लिए, क्योंकि ये नदी के किनारे स्थित था, स्वर्णरेखा और जो है खरकई नदी थी, तो जल आपूर्ति की यहाँ पर कोई समस्या नहीं थी। जल आपूर्ति के लिए यहाँ पर नदियों की भी व्यवस्था थी, ठीक है। अब इसके बाद में ये देख लीजिए कि प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के जो क्षेत्र हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। आप महाद्वीपों में इनकी स्थिति देखेंगे और ये पता लगाएंगे, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको हम उत्तरी अमेरिका भी कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में जो लौह इस्पात उद्योग हैं वो कौन कौन से प्रमुख लौह इस्पात उद्योग हैं, इनको आप सर्च करेंगे, चाहे गूगल के माध्यम से, चाहे किसी बुक के माध्यम से, या आपके पास में एटलस वाली बुक हो उसके माध्यम से। आपके लिए होमवर्क है, आप इसमें से छांटेंगे, आप खोजेंगे कि यूएसए में कौन कौन से प्रमुख लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जो लौह इस्पात उद्योग से संबंधित हैं, या फिर आप एशिया, ठीक है, एशिया में देखेंगे, या यूरोप में आप देखेंगे कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं। यूरोप में बहुत सारे क्षेत्र हैं, उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो इनके नाम आपको खोजने हैं, फिर कमेंट के थ्रू मुझे बताने हैं, ठीक है। इससे आपकी जो कह सकते हैं, जब एक मतलब एक रूल है, जैसे हम कहें कि जो भी चीज़ हम खोजते हैं ना, जो भी चीज़ों के बारे में हम रिसर्च करते हैं, जो भी चीज़ हम खुद ढूंढ करके निकालते हैं, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं। तो चीज़ें आप अगर स्वयं खोजेंगे, आप ये पता लगाएंगे कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से लौह इस्पात उद्योग के जो केंद्र हैं, दक्षिण अमेरिका में कौन से हैं, अफ्रीका में कौन से हैं, एशिया में कौन से हैं, यूरोप में कौन से हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप खोजेंगे, स्वयं उनको कह सकते हैं खोज करके लिखेंगे, तो आपके दिमाग में वो ज़्यादा समय तक केंद्रित रहेंगे, ठीक है। अब पिट्सबर्ग के बारे में बात करते हैं। ये यूएसए का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है पिट्सबर्ग, ठीक है। कच्चा माल यहाँ पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध हो जाता है, कोयला जो होता है, ठीक है।
लौह अयस्क जो होता है मिनेसोटा की खानों से, ठीक है, ये पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। लौह अयस्क वहाँ से मंगाया जाता है। जल प्राप्ति जो है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं, नदियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे ओहियो नदी हो गई, मोनोगहेला, एल्घनी नदी, यहाँ से इनको जल की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। अब जो लौह अयस्क जो होता है मिनेसोटा की खानों से मंगाया जाता है, तो इसमें एक प्रमुख साधन जो है वो है ग्रेट लेक्स जलमार्ग, ठीक है। इस जलमार्ग के द्वारा ही जो है लौह अयस्क का परिवहन किया जाता है। ग्रेट लेक्स क्या है? ग्रेट लेक्स के बारे में अगर बात करें तो ये कुछ झीलों का समूह है, जैसे सुपीरियर झील हो गई आपकी, ह्यूरन झील हो गई, ओंटेरियो झील हो गई, मिशिगन, इरी, ठीक है। सुपीरियल, ह्यूरन, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी झीलों का जो समूह है, इसको सामूहिक रूप से हम ग्रेट लेक्स जलमार्ग के नाम से जानते हैं। और इन झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर, आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग जो है कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन, इन सभी चीज़ों का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। वस्त्र निर्माण में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है? कपास का होता है, ऊन का होता है, सिल्क का होता है, सिल्क यानी रेशम, ठीक है, जूट और पटसन, इन सभी चीज़ों का उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। रेशे क्या होते हैं? रेशे होते हैं वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल। रेशे किससे बनाए जाते हैं? ये जो सारी चीज़ें आपके नाम जिनके आप देख पा रहे थे ऊपर, जैसे कपास हो गया, ऊन हो गया, सिल्क, जूट, पटसन, इन्हीं से क्या बनाए जाते हैं? रेशे। और रेशे क्या हैं? किसी भी वस्त्र के उद्योग के लिए कच्चे माल की तरह ये ट्रीट किए जाते हैं। रेशे प्राकृतिक भी हो सकते हैं, रेशे मानव निर्मित भी हो सकते हैं। तो प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं? जो मानव के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि प्रकृति से यानी वनस्पतियों से, फसलों से या फिर जंतुओं से हमको प्राप्त होते हैं। जैसे ऊन हो गया, ऊन हमको भेड़ों से भी प्राप्त होती है। सिल्क हो गया, रेशम, रेशम का कीड़ा होता है, उससे सिल्क का उत्पादन किया जाता है। कपास हो गया, लिनन हो गया, जूट हो गया, ये सभी कैसे हैं? प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित रेशों की अगर बात करें तो नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन, ये जो है मानव निर्मित रेशे हैं। इनका प्रकृति से कोई लेना देना नहीं होता है, मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका निर्माण किया है। सूती वस्त्र उद्योग के अगर बारे में बात करें तो विश्व के जितने भी उद्योग हैं, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, उनमें सबसे प्राचीनतम उद्योग वस्त्र उद्योग को माना जाता है। वर्तमान समय में भारत, चीन, जापान और यूएसए सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। अब थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के विषय में। तो ब्रिटिश शासन जब यहाँ पर आया था, ब्रिटिश यानी जो अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर था भारत में, उससे पहले भारत जो था, हाथ से जो वस्त्र बनाए जाते थे, हाथ से जो वस्त्र तैयार किए जाते थे, बिना किसी प्रौद्योगिकी के, बिना किसी मशीन के, उनसे बुने हुए वस्त्रों का एक बहुत बड़ा बाजार था भारत, ठीक है। भारत में जो मलमल होता था वस्त्रों के लिए, वो ढाका से मंगाया जाता था। छींट जो होती थी वो मसूलीपट्टनम से मंगाई जाती थी। केलिको कालीकट से मंगाया जाता था। सुनहरी जरी ये बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा से मंगाया जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ब्रिटिश शासन यहाँ पे आया तो ब्रिटिश शासन ने हमारे जो उद्योग थे, सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति को यहाँ पर देखा, क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था वस्त्र निर्माण उद्योग के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि कम पैसों में हमारे देश से कच्चा माल खरीदना स्टार्ट किया और उस कच्चे माल को लेकर के वो विदेश लेकर के गए। विदेश में बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके जो वस्त्र थे वो बनाए, या जो प्रोडक्ट थे वो तैयार किए, और उसके बाद में उनको दोबारा से भारत सहित अन्य देशों में ऊंचे दामों में बेचा। तो क्या हुआ, इससे जो पश्चिम के नए वस्त्र निर्माण की जो मिलें थी, वेस्टर्न जैसे कह सकते हैं देश जो थे, यानी यूरोप के जो कंट्री थे, या इंग्लैंड की विशेष रूप से बात करें तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मिलें स्थापित की गई थी वस्त्र निर्माण उद्योग के लिए। तो भारत में ऐसा कोई इंडस्ट्री थी नहीं, भारत में ऐसा कोई प्रौद्योगिकी थी नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं, क्योंकि यहाँ हाथ से ही जनरली रेशे बनाए जाते थे और वस्त्र निर्माण जो है किया जाता था। तो पश्चिम में जो नई नई वस्त्र की मिलें खुली और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, उससे कंपटीशन नहीं कर पाया भारत का जो वस्त्र उद्योग था, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज से ये पिछड़ गया। प्रारंभिक क्षेत्रों की अगर बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र विशेष रूप से जो है सूती वस्त्र उत्पादक जो है केंद्र माने जाते थे, और वर्तमान में जैसे बहुत सारे स्थान हैं जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कोयम्बटूर, कानपुर हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी और पानीपत, ये वर्तमान समय में भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देश में पहला वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? फोर्ट गैलेस्टर, कोलकाता में, लगभग 1818 के समय में, 1818 में। लेकिन ये स्थापित तो हुआ था, लेकिन ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया, कुछ समय के बाद ये बंद हो गया।
प्रथम सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित करी गई थी? मुंबई में 1854 में, ठीक है। और टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये हुई है आपकी टेक्सियरे, जो कि लैटिन शब्द है और इसका अर्थ है बुनना, ठीक है। टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति टेक्सियरे नामक लैटिन वर्ड से हुई है जिसका अर्थ बुनना होता है। अहमदाबाद विशेष रूप से भारत में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में जानते हैं। इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 1859 में यहाँ पर पहली सूती मिल स्थापित की गई थी और गुजरात में जो अहमदाबाद है इस साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। अनुकूल दशाएं, यहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है क्योंकि भूमि सपाट है। कपास की खेती यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होती है। घनी आबादी है अहमदाबाद की, तो जो लेबर होती है या श्रमिक जो होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा सुविकसित सड़कें हैं, सड़कों का जाल वो है बहुत अच्छा है। रेल मार्गों का भी जाल यहाँ पर बिछा हुआ है जिससे कि ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत पैदा नहीं होती है, ठीक है। ओसाका, ये जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ओसाका यानी जापान में जो वस्त्र निर्माण का सबसे मेन केंद्र है, सेंटर है, वो ओसाका है। इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके चारों ओर विशाल मैदान हैं जिससे जनसंख्या ज़्यादा रहती है मैदानी क्षेत्र में, तो श्रमिक उपलब्धता आसानी से हो जाती है। योडो नदी यहाँ होकर के बहती है तो जिससे जल उपलब्धता की कोई भी समस्या होती नहीं है। उद्योग जो है यहाँ पर एक चीज़ और है कि जहाँ का जो उद्योग है, जैसे भारत में अहमदाबाद की बात करें तो भारत में कपास का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है तो कच्चा माल उनको वहाँ से मिल जाता है। तो ओसाका इससे थोड़ा सा अलग है जापान में। यहाँ पर जो इंडस्ट्री है सूती वस्त्र उद्योग की, तो जो कच्चा माल है वो जनरली कह सकते हैं 90% से ज़्यादा आयातित कच्चे माल पर निर्भर करता है। यानी यहाँ पर जो है कपास उगाया नहीं जाता है बल्कि आयातित किया जाता है। मिस्र से, भारत से, चाइना से, यूएसए से कपास का खरीदारी करी जाती है, फिर वस्त्र बनाए जाते हैं, फिर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो कच्चा माल जो है ज़्यादातर खरीदा ही जाता है बाहर से, और जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसका भी एक बड़ा हिस्सा, मतलब ज़्यादातर हिस्सा उसका भी निर्यात कर दिया जाता है, मतलब बेच दिया जाता है। अब ये जो मैप आप देख पा रहे हैं इसमें विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था 3 मैप आपको दिखाए हैं मैंने, तो इसमें भी आप महाद्वीपों की स्थिति के हिसाब से उत्तरी अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग के कौन कौन से केंद्र हैं, दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से सूती वस्त्र उद्योग हैं, अफ्रीका में कौन कौन से उद्योग हैं, एशिया में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, यूरोप में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, इनको आप खोजो, ढूंढो और उसके बाद में आप मुझको कमेंट के थ्रू इनको बताओ, ठीक है। इससे आपकी जो है एक तरह से कह सकते हैं स्मरण शक्ति भी मजबूत होगी। चीज़ों को खोजने की आदत डालिए, रिसर्च करने की आदत डालिए, ठीक है। जो चीज़ें हम खोजते हैं वो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा समय तक जो है केंद्रित रहती हैं। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सपोर्ट और आपका जो भी सहयोग है वो बनाए रखें। सारी चीज़ें धीरे धीरे कंप्लीट करा दी जाएंगी। अभी जून 2023 में काफ़ी समय है। एनसीईआरटी 8th क्लास की ज्योग्राफी, इसका एक चैप्टर और बचा है, चैप्टर नंबर 6, उसको मैं आपको जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद में 9th क्लास की तरफ बढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए और अपना फीडबैक और अपना जो रिस्पॉन्स है वो देना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।